नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण जो है जीके जीएस को जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग कवर करेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कि 3 अगस्त को जो है बिल्कुल आप सभी का डेट अनाउंस हो चुका है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, रेगुलर प्रैक्टिस से जो लगेगा बिल्कुल आज से शुरू हो रहा है। और विथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसको क्या है कवर करने वाले हैं। डेली ये वीडियो जो है बिल्कुल आपको क्या है मिलने वाली है रात को, कब तो डेली जो है 8 बजे। तो बिल्कुल आप चैनल से क्या है जुड़ जाइएगा रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या है इसे कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग कितने वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग कितने वर्ष पुरानी है। बिल्कुल आप सभी लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाते हुए और कमेंट बॉक्स में जो है जवाब देते हुए चलेंगे। तो राइट की हम लोग बात करेंगे तो सी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 3000 ईसा पूर्व जो है पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सी राइट हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु भी देखें तो यह जो सभ्यता है दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक जो है फैली हुई थी। हालांकि इसका जो मानक काल है ये क्या है तो 2500 से लेके 1750 जो है ईसा पूर्व जो है माना जाता है। तो ये काल भी ध्यान रखेंगे। पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। लेकिन दिए गए विकल्पों को हम लोग बात करेंगे तो 3000 ईसा पूर्व जो है सही उत्तर यहाँ पे होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे कहता है सेकंड नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी। बिल्कुल ये पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया है 12/9/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है 1921 में ये की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप उत्सव द्वारा जो है की गई। तो दयाराम साहनी भी थे और माधव स्वरूप उत्सव भी इसमें जो है जुड़े हुए थे। बात करें तो इन विद्वानों ने जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो जॉन जो है मार्शल के नेतृत्व में यह जो है महत्वपूर्ण खोज जो है कार्य किया था। और इस सभ्यता का जो प्रथम जो है खोजा गया नगर था उसका नाम था हड़प्पा। जो पहला नगर खोजा गया था इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका नाम क्या था? हड़प्पा था। आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किस पद्धति के माध्यम से किया जाता है। और ये प्रश्न भी बिल्कुल देखेंगे तो पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो निर्धारण है ये किस पद्धति के माध्यम से किया जाता है। तो यह जो है किया जाता है किस माध्यम से? तो कार्बन डेटिंग पद्धति से। ठीक है, क्योंकि एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है जिससे हम कोई भी वस्तु पता कर सकते हैं कितने साल जो है पुरानी है। देखिए हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है इसके लिए जो है वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग पद्धति C14 का जो है बिल्कुल उपयोग करते हैं, या कार्बन 14 भी आप कह सकते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति भी आप कह सकते हैं। आगे कहता है निम्न में से किस वेद का कर्मकांड ग्रंथ के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जो है प्रश्न हमसे क्या पूछा कि निम्न में से किस वेद का जो है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा ग्रंथ है? तो उस ग्रंथ का नाम बिल्कुल जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। उसका नाम है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। और ये भी पूछा गया 2022 में। देखिए यजुर्वेद को जो है कर्मकांड ग्रंथ या यज्ञ वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे आप। इसे जो है बलिदान की प्रथा से संबंधित धर्म की स्थापना के रूप में माना जाता है। बलिदान की प्रथा से संबंधित धर्म की स्थापना के रूप में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो बिल्कुल अभी आप क्या करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। बिल्कुल जुड़ना क्या है फ्री है और कोई इसके लिए पैसे देने नहीं है। तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा। रेगुलर ये वीडियो आपको जो है रात को 8 बजे मिलेगी। रेगुलर जो है प्रैक्टिस आप लगाते रहिएगा। बिल्कुल पूछे गए प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। 5 नंबर कहता है कि यजुर्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है। तो जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसे जो है कहा गया है क्या? तो उसे कहा गया है अर्धवायु। ठीक है, अर्धवायु ये जो है कहा गया अर्धवायु। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी आप राइट करेंगे। ये इसे जो है कहा गया है। देखिए यजुर्वेद को जो है पढ़ने वाले पुरोहित को क्या है तो अर्धवायु कहा जाता है। और इसकी तुलना बात करेंगे तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र और सामवेद वाले को जो है उद्गाता कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद कोई पढ़ रहा है तो उसे होत और सामवेद है तो उद्गाता कहा जाता है।
आगे बात करेंगे तो कौन सा एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, और बिल्कुल सभी पूछे गए हैं तो बिल्कुल स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके छूट सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल पेपर में बने और आप फिर इसे जो है छोड़कर आएंगे। इससे अच्छा बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन जो है कवर हो रहे हैं, तो पूरा सेशन आप देखें, रेगुलर देखें, जिससे कि बेहतरीन जो है ग्रुप डी में आप क्या है अपना जो है स्थान बिल्कुल क्या कर सके तो निश्चित कर सके। तो गद और पद दोनों में लिखे गए अगर वेद की बात करेंगे तो उस वेद का नाम क्या है, तो उस वेद का नाम है यजुर्वेद, जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है। 7 नंबर कहता है सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त समाहित हैं। तो पहला तो यही हो गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उसका नाम है ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल और सूक्त हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आप देंगे, बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट होंगे, 10 मंडल है और 1028 जो है सूक्त जो है इसमें तो ऋग्वेद में शामिल हैं। आगे कहता है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन के अनुसार मानव जीवन को कितने चरणों में विभाजित किया गया, कितने जो है आश्रमों में विभाजित किया गया है मानव जीवन को। तो देखिए मानव जीवन को जो है ध्यान रखिएगा 4 जो है आश्रमों में चरणों में विभाजित किया गया है, और ये प्रश्न में बिल्कुल पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए वो कौन से हैं 4 मतलब जो 4 यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आश्रम की, तो जीवन को बिल्कुल 4 चरणों में बांटा गया। जैसे पहला हमारा है ब्रह्मचर्य, जो 0 से 25 वर्ष की आयु होती है उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। और गृहस्थ की बात करेंगे जिसकी आयु 25 से 50 वर्ष है उसे गृहस्थ कहा गया है। जिसकी आयु 50 से 75 वर्ष है उसे वानप्रस्थ कहा गया, और जिसकी उम्र जो है 75 से 100 के बीच में है उसे संन्यास कहा गया है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा सबका जो है किस समय क्या जो है उसका नाम फिक्स किया गया है। 9 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है, कौन सा आर्टिकल है जो कार्यपालिका से नगरपालिका को अलग करने का जो है काम करता है। तो उस आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 50 है, अनुच्छेद जो है 50 है। देखिए आर्टिकल जो अनुच्छेद है 50 ये स्पष्ट रूप से जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण से जो है संबंधित है, और ये जो प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भाग 4 में जो है आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 8 नंबर की बात करेंगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी की बात करेंगे तो यह जो है कहां से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे राइट करेंगे और बिल्कुल देखेंगे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये तो बात हो गई कि डीपीएसपी जो है आयरलैंड के जो है संविधान से प्रेरित है, लेकिन अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसका जो उल्लेख है आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 तक जो है दिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है इसका वर्णन मिल जाता है 36 से 51 के बीच में। 11 की बात करेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को कुल कितने देशों के संविधान से संकलित किया गया है, कुल कितने जो है देशों के बिल्कुल मुख्य जो है विशेषताओं को क्या है संग्रहित किया गया है संविधान के। तो उन देशों की संख्या हो जाती है 10। कितने देश हैं, बिल्कुल 10 देश हैं, तो बी ऑप्शन आप राइट करेंगे यहाँ पे। देखिए भारतीय जो संविधान है इसमें मुख्य जो है प्रावधानों को कुल 10 जो है विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है। इनमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, कनाडा जैसे देश जो है शामिल हैं। 12 कहता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहकर किसने संबोधित किया। भारतीय संविधान उधार का थैला है, अब क्यों कहा गया बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से चीजों को उधार लेकर बनाए हैं, मतलब वहां से हम संविधान से कॉपी करके क्या है उसमें कुछ सुधार करके बनाए हुए हैं, और ये जो है कहने का काम किया है डॉक्टर VR अंबेडकर ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल बैग ऑफ बैरोइंग जो है कहा गया है VR अंबेडकर के द्वारा। आगे कहता है कि भारत अपने उत्तर पश्चिम दिशा में किस पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। देखिए उत्तर पश्चिम की बात यहाँ पे की गई है। देखिए इधर हमारा है ईस्ट, इधर है वेस्ट, ठीक है। हमसे नॉर्थ की बात किया, नॉर्थ ऊपर नीचे साउथ। यहाँ पे जो है कौन सा जो है पर्वत श्रृंखला है, यह जो है सिंपल सा पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल तो यहाँ पे देखने को मिलता है हिंदू कुश। क्या नाम है, हिंदू कुश। ऑप्शन नंबर सी जो है आप राइट करेंगे। देखिए बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, तो भारत जो है उत्तर पश्चिम दिशा में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से क्या है घिरा हुआ है। यह जो विस्तार है पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र से अफगानिस्तान तक जो है लगभग 800 किलोमीटर जो है लंबा है। तो
तो ये हिंदू कोश के बारे में ध्यान रखिएगा। 14 कहता है कि भारत के विशाल उत्तरी मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों के या किस नदी तंत्रों के योगदान से हुआ है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल बिल्कुल शामिल है, पंजाब का हिस्सा भी कुछ शामिल करेंगे, उत्तराखंड है, तो बिल्कुल ये किससे जो है निर्मित है, इसमें कौन कौन सी नदी जो है योगदान देती हैं, तो इसमें सिंधु है, नर्मदा है और तापी है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, मिस्टेक जो है हुआ है, यहाँ पे तापी को आप शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये है ही नहीं तो शामिल क्यों करेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सी आप राइट कर सकते हैं, बिल्कुल चलिए सी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये जो है बिल्कुल आप राइट करेंगे, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट हो रहा है। क्या राइट हो रहा है, बिल्कुल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिलकर। देखिए थोड़ा सा बात करेंगे तो सिंधु हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों ने मिलकर इन मैदानों का जो है निर्माण किया है, और यह क्षेत्र लगभग 60 लाख जो है, बिल्कुल 7 लाख वर्ग जो है 7 लाख वर्ग जो है किलोमीटर में फैला हुआ है, और विश्व का सबसे बड़ा जो है उपजाऊ जो है भाग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं इसको। ठीक है, इंडिया का मैप जो है बन नहीं रहा है सही, थोड़ा सा जो है देखिए समझिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारा इंडिया हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है इंडस निकलती है, ठीक है, यानी सिंधु जो रिवर है, यहाँ से निकलकर जो है पाकिस्तान से होकर जाकर अरब सागर में गिर जाती है, तो ये इंडस के बारे में हो गया। ठीक है, वहीं बात करेंगे, देखिए गंगा भी यहीं से निकलती है और यहाँ से निकलकर ऐसे जो है आती है और फिर यहाँ से बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और यहीं सेम ब्रह्मपुत्र भी ऐसे निकलता है और उत्तर प्रदेश से इंटर करके आकर यहाँ पे ये मिल जाता है। और इसी से अगर देखेंगे तो ये क्या है, मैदान जो है तैयार किया हुआ है उत्तर भारत का, ये जो पार्ट है हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र है, तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है। 15 की बात करेंगे, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मौजूद बादलों का सफेद और पीला रंग किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। जो शुक्र ग्रह के वायुमंडल है उसमें मौजूद जो बादल हैं वो सफेद और पीला रंग किस अम्ल की वजह से जो है होते हैं, तो इसका रीजन हो जाता है कौन सा अम्ल, तो उस अम्ल का नाम है बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड। तेजाब की जो बात यहाँ पे की जा रही है। आगे कहता है कि असम में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय बोहाग बिहू महोत्सव किसका प्रतीक माना जाता है। बोहाग बिहू की बात करेंगे, कहाँ मनाया जाता है, तो असम में, और यह जो है प्रतीक होता है असमिया नव वर्ष का प्रारंभ। ठीक है, असमिया नव वर्ष का, नए साल की जो है यहाँ पे क्या है, इसका जो है प्रतीक ये हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप सभी समझ रहेगा, सेशन को जो है शेयर वगैरह लाइक वगैरह बिल्कुल करते रहेंगे, और डेली ये बिल्कुल प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, ये फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिस है महत्वपूर्ण, हम लोग डेली जो है इसे कवर करने वाले हैं, तो जरूर चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि चैनल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली आप करंट अफेयर भी कवर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि सुबह 6 बजे आती है और सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती है, तो ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए 17 की बात करेंगे, संस्कृत साहित्य में सत्तड़ी वीणा के रूप में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र का वर्तमान नाम है जिसमें 72 तार होते हैं। बिल्कुल 72 तार किसमें होते हैं, और प्रसिद्ध जो है वाद्य यंत्र है तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है संतूर। क्या नाम है, बिल्कुल संतूर, तो बी ऑप्शन आप राइट करेंगे। देखिए बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, तो संतूर को जो है संस्कृत पाठ में सष्टड़ी वीणा कहा गया है, और इसमें 72 तार होते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे यह मुख्य रूप से अखरोट की लकड़ी से निर्मित किया जाता है, बनता है। आगे 18 कहता है कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक आर के नारायण की कहानियों का केंद्र मालगुड़ी क्या है। मालगुड़ी की बात करेंगे, जो कि आर के नारायण की कहानियों का केंद्र है। यह जो है बात करेंगे तो एक जो है काल्पनिक गांव है। क्या है, काल्पनिक गांव है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है आप राइट कर देंगे, जो कि दक्षिण भारत पर आधारित है। 19 कहता है कि उत्कल दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस भारतीय राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल दिवस जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यह जो है बिल्कुल उड़ीसा के जो है स्थापना दिवस के रूप में। देखिए इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो उड़ीसा जो है राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो है मनाया जाता है, और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को जो है कलिंग कहा जाता था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा उड़ीसा को। ठीक है, तो इसे जो है पहले कलिंग के रूप में जो है जाना जाता था। आगे कहता है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत की किन 2 साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है बिल्कुल शामिल जो है किया गया भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को।
तो बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा ये पुराना जो है करंट अफेयर है तो उतना हमको लगता नहीं इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो यूनेस्को को ने जो है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को अपने विश्व स्मृति रजिस्टर में स्थान दिया। नाट्य शास्त्र की रचयिता की बात करेंगे तो भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र की रचयिता है, जिसमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन है। हमने इसको इसलिए शामिल किया क्योंकि हो सकती है प्रश्न स्टैटिक्स जीके में बन जाए, तो हमने इसलिए क्या इसको भी शामिल कर लिया। तो ये थी आज के हमारे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन 20 प्रैक्टिस सेट। हमने महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखा, लगभग 50 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके इस प्रकार से जो है डेली कवर होने वाले हैं। डेली जो है 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है लेकर उपस्थित होंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे। तो बिल्कुल चैनल जुड़िएगा और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी है, और कोई सुझाव है बिल्कुल आप दे सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए पीडीएफ या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।